अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिविजू विद एआई सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज मोरे क्लासेस द्वारा डिजाइन की गई है। आज हम वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है जिसे आईसीएआई ने जुलाई 2000 में जारी किया था, ये असल में वो नींव है जिस पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं और सुधारे जाते हैं। इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया का एक तरह से संविधान ही समझ सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट जो हर नियम को सही दिशा दिखाता है। तो आज के इस सेशन में हम 6 खास बातों पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे फ्रेमवर्क के मकसद और दायरे से। फिर हम उन बुनियादी मान्यताओं को समझेंगे जिन पर पूरी अकाउंटिंग टिकी है। इसके बाद देखेंगे कि अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके मूल तत्व क्या हैं, फिर उन तत्वों को मापा कैसे जाता है और आखिर में कैपिटल मेंटेनेंस के अहम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि वो इसके सभी यूजर्स को, चाहे वो निवेशक हों या सरकार, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और कैश फ्लो के बारे में उपयोगी और सही जानकारी दे, ताकि वो सब अपने अपने आर्थिक फैसले सोच समझ कर ले सकें। अच्छा, तो ये यूजर्स हैं कौन? सोचिए, एक इन्वेस्टर ये देखना चाहेगा कि उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं। एक लेंडर जो उधार देता है वो ये जानना चाहेगा कि कंपनी उसका लोन चुका भी पाएगी या नहीं। और सरकार, उसे तो टैक्स की गणना के लिए जानकारी चाहिए। ये फ्रेमवर्क इन सभी की जो आम ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका मुहैया कराता है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 मूलभूत लेखांकन मान्यताओं की। ये वो नींव है जिस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये इतनी बुनियादी हैं कि ये मानकर चला जाता है कि इन्हें फॉलो किया ही गया है। इसीलिए जब तक इन्हें फॉलो करने में कोई दिक्कत ना हो, इन्हें अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये 3 नींव के पत्थर हैं। पहला, गोइंग कंसर्न, यानी ये मानना कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरा, एक्रूअल बेसिस, मतलब लेन देन को तब रिकॉर्ड करना जब वो असल में होता है, न कि जब कैश का लेन देन हो। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी को साल दर साल एक जैसा रखना। गोइंग कंसर्न का सीधा सा मतलब ये है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंपनी निकट भविष्य में बंद नहीं होने वाली है, वो अपना कामकाज सामान्य रूप से जारी रखेगी। और इसी मान्यता की वजह से हम उसकी संपत्ति को उसकी यूटिलिटी वैल्यू पर दिखाते हैं, न कि इस आधार पर कि अगर उसे आज बेच दिया जाए तो क्या मिलेगा। और इसका प्रैक्टिकल असर बहुत बड़ा होता है। जब तक गोइंग कंसर्न की मान्यता लागू है, हम संपत्ति पर हर साल धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन अगर ये मान्यता खत्म हो जाए तो कंपनी को फौरन अपनी संपत्ति को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लाना पड़ता है, यानी आज बेचने पर क्या मिलेगा। इससे बैलेंस शीट में बहुत बड़ा नुकसान दिख सकता है। अब एक्रूअल बेसिस, इसका मतलब है कि इनकम और खर्चों को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो असल में होते हैं, न कि तब जब पैसा मिलता है या दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्च में सामान बेचा गया पर पेमेंट अप्रैल में मिली, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वो सेल मार्च की ही इनकम मानी जाएगी। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसका पालन करना अनिवार्य है। कंसिस्टेंसी यानी संगति, ये पक्का करती है कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस की तुलना समय के साथ की जा सके। अगर नीतियां हर साल बदलती रहीं तो ये तुलना करना नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसी तभी बदल सकती है जब या तो कोई कानून या नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा करने को कहे, या फिर बदलाव से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बेहतर तरीके से सच्चाई दिखा पाएं। ठीक है, अब बात करते हैं उन गुणों की जो फाइनेंशियल जानकारी को वाकई में उपयोगी बनाते हैं। इन गुणात्मक विशेषताओं को एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड समझना चाहिए। ये पक्का करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई जानकारी भरोसे के लायक है, काम की है और सिर्फ कुछ नंबरों का ढेर नहीं है। तो इसके 4 मुख्य गुण हैं। पहला, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी जानकारी इतनी साफ सुथरी हो कि आसानी से समझ आ जाए। दूसरा, रेलेवेंस, मतलब वो जानकारी निर्णय लेने में मददगार हो। तीसरा, रिलायबिलिटी, यानी उस पर पूरा भरोसा किया जा सके। और चौथा, कंपैरेबिलिटी, जिससे उस कंपनी की तुलना दूसरी कंपनियों से या उसके खुद के पिछले सालों से की जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ये 5 तत्व उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, जैसे ईंट और सीमेंट, जिनसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इमारत खड़ी होती है। तो एक एसेट यानी परिसंपत्ति क्या है? इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, ये एक ऐसा रिसोर्स हो जिस पर कंपनी का कंट्रोल हो।
दूसरी, ये किसी पिछली घटना का नतीजा हो, और तीसरी, इससे भविष्य में आर्थिक फायदा मिलने की पूरी उम्मीद हो। ठीक इसी तरह एक लायबिलिटी यानी देयता भी पिछली घटनाओं से पैदा हुआ एक मौजूदा दायित्व है, जिसे चुकाने के लिए कंपनी को अपने रिसोर्सेज देने होंगे। आसान भाषा में कहे तो ये एक कर्ज है जिसे भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा। और ये रहा वो सुनहरा नियम, वो मौलिक लेखांकन समीकरण जो इन तत्वों के रिश्ते को दिखाता है। इक्विटी हमेशा एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाकर निकलती है। पूरी अकाउंटिंग इसी एक समीकरण पर आधारित है। इक्विटी को आसान शब्दों में समझें तो कंपनी की सारी देनदारियां चुकाने के बाद उसकी संपत्ति में मालिकों का जो बचा हुआ हिस्सा है, वही इक्विटी है। ये कंपनी में मालिकों के असली दावे को दिखाता है। इनकम का मतलब है आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होना। ये या तो एसेट्स के बढ़ने से होता है, जैसे सेल से कैश बढ़ना, या फिर लाइबिलिटीज के कम होने से। इसमें रोजमर्रा के बिजनेस से होने वाला रेवेन्यू और दूसरे फायदे दोनों शामिल होते हैं। इसके ठीक उलट एक्सपेंस यानी व्यय का मतलब है आर्थिक लाभ में कमी। ये या तो संपत्ति के बाहर जाने से होता है, जैसे सैलरी देना, या फिर कोई नई लाइबिलिटी बढ़ने से। इन्हें आमतौर पर इनकम के साथ मैच करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचान चुके हैं, तो अगला सवाल आता है कि इन्हें एक मॉनेटरी वैल्यू कैसे दी जाए। इस प्रोसेस को मेजरमेंट यानी मापन कहते हैं। आखिर हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि ये कितने के हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अकाउंटेंट्स ये कैसे तय करते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस रकम पर दिखाया जाए। ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है जो पूरी फाइनेंशियल तस्वीर को बदल सकता है। इसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से 4 आधार हैं। पहला, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी वो कीमत जिस पर संपत्ति खरीदी गई थी। दूसरा, करंट कॉस्ट, मतलब आज वैसी ही संपत्ति खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तीसरा, रियलाइजेबल वैल्यू, यानी आज उसे बेचने पर कितना पैसा मिलेगा। और चौथा, प्रेजेंट वैल्यू, जो भविष्य में उस संपत्ति से होने वाली कमाई की आज की कीमत होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, कैपिटल मेंटेनेंस की अवधारणा। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एक बिजनेस समय के साथ अपनी पूंजी को कम से कम बनाए रखे ताकि वो टिका रह सके और आगे बढ़ सके। ये जांचने के लिए कि क्या बिजनेस ने अपनी पूंजी को मेंटेन किया है, इन 3 आधारों का इस्तेमाल होता है। हर आधार एक अलग नजरिया देता है। क्या पूंजी अपनी ओरिजिनल कीमत पर सुरक्षित है? क्या महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी वो सुरक्षित है? या फिर क्या उसे रिप्लेस करने की लागत के हिसाब से वो सुरक्षित है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवीजन विद एआई बाय मोरी क्लासेस, इस पॉडकास्ट श्रृंखला का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। इस एपिसोड में हमने वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए फ्रेमवर्क पर चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस व्यापक चर्चा से आपको फ्रेमवर्क, उसके लाभ और भारत में लेखांकन मानकों की कार्यान्वयन रणनीति के बारे में पूरी स्पष्टता मिली होगी। मैं आपकी पढ़ाई और परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आपके समर्थन के लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और भविष्य में किन विषयों पर वीडियो चाहिए, इसके लिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया टिप्पणियों में दें।